अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन जिस फोर्स की हम बात करेंगे वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। क्लियर है? क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जब करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर में से, तो करंट की वजह से उस वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट की वजह से हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी लाजमी बात है किससे इंटरेक्ट करेगा? बी इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड से तो इंटरेक्ट कर नहीं सकता, तो लाजमी है कि ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? बी के साथ। इसका मतलब है फोर्स लगने के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेम टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए? 2, तब कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। एक तो कंडक्टर का अपना फील्ड होगा जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो दूसरा हमने अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स फोर्स तब कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा जब हमने कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, और नंबर 2 कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है। हमारा सर्किट कंप्लीट है, करंट पास हो रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अदरवाइज जो ही हम करंट ऑफ करेंगे तो फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड बच जाएगा, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। क्लियर? लेकिन एक बात हम और भी पढ़ चुके हैं कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस होता है। दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, चार्ज की करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नहीं होता। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्यों नहीं होता? एक कंडक्टर है, सपोज ये मार्कर है, मार्कर के अंदर से ये करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो फ्लो की वजह से, मोशन ऑफ चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। लेकिन चार्ज तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बॉडी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है। एटम न्यूट्रल है ना, जितने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन, नेट चार्ज इस बॉडी पे, इस कंडक्टर पे कितना है? 0, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। बट चार्ज फ्लो कर रही, करंट पैदा हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ होगा। इट मीन्स फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से लगेगी, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से नहीं लगे, क्योंकि कंडक्टर को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्लियर? अब दूसरी बात यह है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगी? जब हम एक्सपेरिमेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज मैं कहता हूं ये मेरे पास एक कंडक्टर वायर है और इसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट फ्लो हो रहा है आई। इसके पास में एक चार्ज पार्टिकल रखता हूं तो इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। वाई? बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, it produce electric field, but this conductor generate magnetic field, so electric and magnetic field don't interact with each other, then charge at rest feel no or experience no force. क्लियर यहाँ तक? लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं मूव करना स्टार्ट कर दूँ इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, अब चार्ज मूव कर रहे हैं ना, तो चार्ज की मोशन की वजह से कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक। तो अब करंट की वजह से कौन सा फील्ड यहाँ प्रोड्यूस है? मैग्नेटिक। क्या अब चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है नो, नहीं करेगा। यहाँ भी फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताता हूँ। अब अगर मैं इस चार्ज को इधर, मतलब इसको आप इस तरह समझ लें, दो चार्जेस के सेंस में ना समझिए, फील्ड के सेंस में समझिए। देखें मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इस डायरेक्शन में, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको सही समझें, इसके पास मैंने एक चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगी 0। अब अगर इसी चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूँ along the line of
magnetic field, whether in the direction of magnetic field or opposite to the direction of magnetic field, then this charge will also experience no force. अब भी फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट नहीं कर रही। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रही? सपोज एक वेव जा रही है अलोंग वाई एक्सिस और दूसरी वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या ये आपस में इंटरफेयर करेंगी? नो। क्लियर है? इंटरफेयर कब करेंगी? जब दोनों एक एक्सिस पे हो, बेशक वो एक डायरेक्शन में जाए या ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, इंटरफेरेंस होगी। क्लियर है? तो उनका रिजल्ट डिफरेंट होगा दो, बट आपस में इंटरफेयर लाजमी करेंगे। अब यहाँ कैसे होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है तो फील्ड दोनों डिफरेंट एक्सिस पे होती है। कैसे? अब ये चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा ओरिजिनल फील्ड है अप। अब चार्ज ऊपर अगर मूव कर रहा है, चार्ज ये कंडक्टर है, चार्ज ऊपर मूव कर रहा है, तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, लाइक दिस। इस साइड से किधर फील्ड जा रहे हैं? इनवर्ड। इस साइड से फील्ड किधर आ रहा है? आउटवर्ड। इस साइड से आगे से राइट, इस साइड से लेफ्ट। इट मींस फील्ड या तो इधर से जा रहा है इनवर्ड, इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं, इधर से आ रहा है आउटवर्ड बाय, आगे से जा रहा है लेफ्ट टू राइट, पीछे से आ रहा है राइट टू लेफ्ट। इसकी डायरेक्शन या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फील्ड प्रोड्यूस हुआ? इस एक्सिस में कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए इंटरेक्शन नहीं होगी। तो ये वाला चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस, इट मींस कोई भी चार्ज, हर मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सिर्फ वही चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स जो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हूं। पैरेलल मूव या एंटी पैरेलल मूव करेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। फिर ये केस बनेगा। क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि सपोज परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं चार्ज, चार्ज किधर मूव कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। अब अगर चार्ज परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। लाइक मैंने अब कंडक्टर ये रख लिया और इधर जा रहा है चार्ज, हमारा ओरिजिनल फील्ड ये है, ओरिजिनल फील्ड अप, चार्ज की मोशन परपेंडिकुलर टू आवर अप्लाइड फील्ड। इफ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज, let us consider electric current. Current is moving from left to right. Then what will be the direction of magnetic field? Clockwise. ऐसे होगी ना कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और कर्लिंग फिंगर क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ऐसे हो। अब इस पे गौर करो कि आउटसाइड फील्ड किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। और बैक साइड से फील्ड किधर आ रहा है? अपवर्ड। मीन क्या है? इसकी बैक साइड से दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, और इसके साइड पे फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इस और इस साइड पे फील्ड परपेंडिकुलर है, कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इस साइड पे फील्ड इधर जा रहे हैं, इस साइड पे फील्ड इधर आ रहे हैं, तो एक्सिस ही डिफरेंट। लेकिन इस साइड पे फील्ड ऊपर की तरफ, इस साइड पिछली साइड पे फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अगली साइड पे डिक्रीज हो रहा है। पिछली साइड पे फील्ड के इंक्रीज होने का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही, अगली साइड पे फील्ड कम होने का मतलब एनर्जी कम हो रही। तो बॉडी हमेशा किधर मूव करती हैं? हायर एनर्जी टू लो। तो इट मीन्स ज़्यादा जिस तरफ फील्ड है वो पुश करेगा इस बॉडी को टूवर्ड्स लोअर मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछली साइड पे फील्ड ज़्यादा है तो अगली साइड मीन ये मार्क राड जिसमें से करंट फ्लो करे ये इधर मूव करेगा। बात समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। लेकिन कब? जब चार्ज के इधर फ्लो कर रही हूँ परपेंडिकुलर। ये केस आप याद रखना। एक इसमें से एक और केस बन सकते। सपोज कि मैं कहता हूँ इधर करंट फ्लो कर रहे हैं, मतलब राड ये है, इसकी लेंथ इस डायरेक्शन में, चार्ज इधर डिस्प्लेसमेंट कवर कर, तो इनकी वेलोसिटी भी इधर हुई, चार्ज की मोशन भी इधर हुई, करंट भी इसी में से फ्लो कर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके दरमियान कुछ एंगल थीटा है,
neither current is perpendicular to the applied magnetic field nor it is along the line of application of magnetic field, whether it will experience a magnetic force or not. हाँ, तो इसका आंसर एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर राड ये है, ये पूरा राड है, तो पूरे का पूरा राड एक्सपीरियंस नहीं करेगा। राड का वही कंपोनेंट एक्सपीरियंस करेगा जो इसके परपेंडिकुलर आएगा। लाइक ये एक्सिस इसका परपेंडिकुलर है, मतलब अब ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। इट मीन्स इस एक्सिस पे राड का जो कंपोनेंट आता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब निकालो कंपोनेंट। इस राड के नॉर्मल ड्रा करो, इस लाइन पे थीटा बन रहा है, तो ये क्या आ गया? ये राड सपोज इसकी लेंथ एल है, एल काज ऑफ थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर, इस एल काज के परपेंडिकुलर ये क्या आएगा? एल साइन थीटा। मीन क्या राड का सिर्फ साइन कंपोनेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एल साइन थीटा। एल काज थीटा तो इसकी डायरेक्शन में चला गया, कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो पहले वाला केस बनेगा। तो इट मीन्स एल साइन थीटा में से जितनी करंट की इफेक्टिव वैल्यू पास हो रही है वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, उसकी वजह से एल साइन थीटा जितना कंपोनेंट राड का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट एज ए होल नेट राड, पूरा राड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट करेगा? साइन कंपोनेंट, क्योंकि साइन कंपोनेंट हमेशा फील्ड का क्या होगा? परपेंडिकुलर। इट मीन जर्नल केस में हम क्या कहेंगे? हमेशा अगर किसी भी राड को मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी ओरिएंटेशन पे रखो तो राड का कौन सा कंपोनेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एल साइन थीटा, साइन कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फील्ड के क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब दो बातें यहाँ आएंगी, एल साइन थीटा और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कौन सा लेंगे? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, क्योंकि आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हूँ तो हमेशा वेक्टर लिया जाता है, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हूँ तो स्केलर। अब ये बात अपने माइंड में रखना। अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल टॉपिक पे, ये चीज़ें माइंड में रखना। देखो, अब हम कंसीडर करते हैं एक राड, ये हमारे पास राड है और राड को प्लेस कर देते हैं दो मेटालिक रेल्स पे। मेटालिक रेल्स का क्या मतलब है? कि मेटल्स की बनी हुई कंडक्टर है, और इन रेल्स को हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। इसमें से करंट फ्लो करेगा यूँ, अकॉर्डिंग टू योर बुक कर दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लियर। और इसमें से करंट फ्लो करेगा यूँ, और इधर से करंट आएगा वापस यूँ, इधर से इधर आएगा, इधर से आगे जाएगा। क्या इस राड से आगे जाएगा करंट? नो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी साइकिल के चेन की, कि अगर एक चेन, एक कड़ी आप पकड़ लो तो पूरा चेन रुक जाएगा। सपोज यहाँ ये वाली कड़ी क्या है? फिक्स, तो यहाँ से जितनी भी ये आगे लिंक्स आ रहे हैं ये मूव, इट मीन्स यहाँ इधर चार्जेस नहीं जाएंगे, चार्ज डायरेक्ट यहाँ पहुँच के आगे से किधर मूव करेंगे? करंट इधर जाएगा और इधर से वापस। इट मीन्स इस राड में से करंट इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर, क्लियर। अब देखो, अब हम इस राड को उठा के लाइक ये दो रेल्स आ गई, इनके ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है राड, ये दो आ गई रेल्स, मेटालिक रेल्स, और इनके ऊपर क्या प्लेस किया हुआ है? राड। और सर्किट कंप्लीट है, राड में से करंट फ्लो कर। इसको उठा के अब कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन कुछ भी रख लें। तो मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड मैं इस तरह अप्लाई करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइक ये जो दो रेल्स हैं मेटालिक, इनमें से ऊपर आ रही, क्लियर, आउट आ रही। तो आउट की डायरेक्शन याद रखना,
जो फील्ड होता है, अगर फील्ड किसी चीज़ से आउट आ रहा है तो इससे शो करते हैं डार्ट से, अगर इन जा रहे तो क्रॉस से। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया हुआ, प्रैक्टिकल ये एग्जांपल आपने ऑब्जर्व भी किया कि क्रॉस से हमेशा हम इनवर्ड डायरेक्शन क्यों लेते हैं और डार्ट से आउटवर्ड क्यों लेते हैं। कभी कील देखिए ना, जो कील हैमर से जो हम लगाते हैं, अब कील की एक चीज़, एक साइड नोकदार होती है, दूसरी साइड फैली हुई होती है, फैली हुई साइड पे इस तरह क्रॉस बना होता है। अगर क्रॉस हमारी साइड है, इसका मतलब है हैमर से हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये किधर मूव करेगी, इनवर्ड, डायरेक्शन इसकी किधर होगी, इनवर्ड। अगर इस दीवार के दूसरी साइड एक और बंदा खड़ा है, वो देख रहे है आगे से नोक निकल रही है डार्ट की तरह, तो इसका मतलब है जो ही नोक नजर आएगी तो वो कहेगा ये किधर अब मूव करेगी, आउटवर्ड। किधर आएगी, आउटवर्ड। क्रॉस नजर आएगा तो इनवर्ड, डार्ट नजर आएगा तो आउटवर्ड। तो मैं कहता हूँ यहाँ मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है वो कौन सा है, आउटवर्ड। ये डार्ट क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, आउट। क्लियर। अब ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा अप्लाइड। अब क्या होगा, जो ही हम सर्किट ऑन करेंगे, सर्किट कंप्लीट ऑलरेडी, करंट फ्लो करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस क्वाइल के अराउंड मैग्नेटिक, लाइक ये क्वाइल, सॉरी ये कंडक्टर है रॉड, इस कंडक्टर में से ये कंडक्टर यूँ रखो, यूँ करंट गया तो इसके अराउंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड इस तरह मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अगली साइड पे, लाइक इस साइड पे क्या है, इनवर्ड, और इस साइड पे आउटवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन भी दे देती। क्या यहाँ ये इनवर्ड है, लाइक इस तरह फील्ड इसका अंदर जा रहा है, और इस साइड पे बाहर आ रहा है। अब देखो क्या होगा, इस साइड पे फील्ड लेफ्ट साइड पे इन्हांस हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाइड और जो अभी प्रोड्यूस हुआ है। और इसके राइट साइड पे दोनों क्या हैं, एक फील्ड अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। मीन इस साइड पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, इस साइड पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे इंक्रीज हो रही है और इस साइड पे, तो पुश किधर मिलेगा फिर रॉड को, हायर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लोअर। इट मींस रॉड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू, एंड दिस फोर्स इज नाउन एज मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं करंट को ऑपोजिट कर लूं, करंट इधर से आए, फिर क्या होगा, अब अगर इधर से करंट मूव करे तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इधर से इनवर्ड है डायरेक्शन, इधर से आउटवर्ड, इधर इनहांस हो रहा है इफेक्ट, इधर डिक्रीज हो रहा है। रॉड राइट टू लेफ्ट आएगा, रॉड किधर आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब ये फोर्स हमने निकालनी है। देखो आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी फार्मूला को डिराइव करने के लिए हमें उन तमाम फैक्टर्स का पता होना चाहिए जो फैक्टर्स उस क्वांटिटी पे अफेक्ट डालते हैं एक तरह से। क्लियर, मतलब वो तमाम फैक्टर जिन पे वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। यहाँ मुझे बताओ कि किस किस पे डिपेंड करती है। देखो एक तो मैं पहले कहूँ, अगर रॉड को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, लाइक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये इधर है, रॉड को मैं यूँ प्लेस करूँ, परपेंडिकुलर प्लेस ना करूँ, इस तरह प्लेस करूँ एंगल थीटा पे, क्या सारा रॉड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नो, सिर्फ इसका साइन कंपोनेंट करेगा लाइक दिस, ये एल साइन थीटा, ये एक्सपीरियंस करेगा, पूरा रॉड एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब देखो अगर रॉड को मैं और ऊपर लेके जाऊं, एंगल और कम करता जाऊं, रॉड यहाँ पहुंच गया, फिर रॉड बिल्कुल
में यहाँ इस तरह लेंगे। इट मीन जो ये एंगल इंक्रीज और एंगल 90 को अप्रोच करेगा तो राड कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सॉरी, एंगल जब 0 को अप्रोच करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और राड सेम डायरेक्शन में, जब थीटा क्या हो गया 0। आप थीटा को जो यहाँ में इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रही है क्योंकि एल साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही। जो ही ये राड कंप्लीटली इस डायरेक्शन में आ जाएगा, थीटा उस वक्त क्या होगा 90, मैग्नेटिक फील्ड और राड के दरमियान, तो उस वक्त फोर्स भी क्या होगी मैक्सिमम, परपेंडिकुलर चार्जेस मूव करेंगे। क्लियर? लाइक दिस, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। मैं यूँ राड को रखता हूँ तो ये सारा राड मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, सिर्फ इसका साइन कंपोनेंट। पहले मैं यूँ रखता हूँ, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यूँ करता हूँ, थोड़ी सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एल साइन थीटा जी। यूँ करता हूँ, और जो ही मैंने इसकी पोजीशन ये बनाई 90 पे, मैक्सिमम फोर्स अब ये एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? अब एल साइन थीटा पे, ये साइन थीटा जब 1 हो, मीन थीटा 90 हो, तब ये मैक्सिमम पूरी की पूरी लेंथ पे फोर्स लगती है। क्लियर? तो एक तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे, साइन थीटा पे। जब साइन थीटा की वैल्यू कम होगी फोर्स कम होगी, साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी फोर्स, और साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो तो हम लिख लेते हैं एफ साइन थीटा। फोर्स असल में किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन। अब दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, यहां से देखो, गुड। अगर मैं राड इतना छोटा सा ले लूं तो इतना ही फील्ड इसको आगे पुश करेगा ना, तो कितना सा फील्ड इसको पुश करेगा जो इस रीजन में आ रहा है, स्मार्ट। अगर मैं राड इतना ले लूं तो जो ये फील्ड इस रीजन में आ रहा है पूरा पुश करे। अगर मैं राड इतना ले लूं तो ये पूरा फील्ड पुश करेगा। इट मीन्स राड की लेंथ पे भी फोर्स डिपेंड करती है, लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, लेंथ ऑफ राड। तीसरा फैक्टर बताओ यहां देख के, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। गुड। करंट वीक हो तो ये वाला जो फील्ड जनरेट होगा ये क्या होगा, वीक। इधर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इधर थोड़ा सा डिक्रीज होगा, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, स्मॉल सा पुश मिलेगा, स्मॉल सी फोर्स जो ये बताएगी क्या फोर्स में भी हम एक्सपीरियंस ना कर सकें अगर बहुत कम करंट हो। करंट जो इंक्रीज करेंगे तो इधर जो इंक्रीमेंट होती है, स्ट्रेंथन फील्ड ज़्यादा हो रहा है, इधर इतना ही वीकर हो रहा है तो हायर पुश मिलेगा, स्ट्रांगर पुश मिलेगा। ठीक है, मीन फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब है आल्सो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। गुड। और किस पे डिपेंड करेगी, देखो अप्लाइड फील्ड ही मैंने इतना सवाल रखा हुआ है कि इसके अप्लाइड फील्ड के इस न्यू फील्ड के साथ ऐड अप होने से कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा, ना ही माइनस होने से पड़ा, क्योंकि अप्लाइड फील्ड ही की वैल्यू छोटी है। तो क्या फोर्स कोई ख़ास एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर? नो। क्लियर है? इट मीन्स जो मैं अप्लाइड फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो डिफरेंस भी इतना ज़्यादा आता जाए, फोर्स भी यूँ ज़्यादा लगेगी। तो अप्लाइड फील्ड पे भी डिपेंड करती है ये अप्लाइड फील्ड बी। अब बाकी और कोई फैक्टर आपको नज़र आ रहा है यहाँ जिस पे फोर्स डिपेंड करे? तो आंसर है नो, बाकी कोई फैक्टर ऐसा नहीं। अब इन सारी इक्वेशन को कंबाइन कर लो तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के आई एल बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ एक न्यू क्वांटिटी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक कांस्टेंट आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है। इस कांस्टेंट के को हमने क्या करना है, ख़त्म। देखो कांस्टेंट क्या कब ख़त्म होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी हो, बताओ 1। जब इसकी वैल्यू कितनी हो 1। अब हम सब की वैल्यू 1 1 रखते हैं। फोर्स 1 यूनिट, करंट 1 यूनिट, लेंथ 1 यूनिट, साइन थीटा 90 रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ न्यू क्वांटिटी है।
ये कौन सी है? अब अभी हमने इसके लिए स्केल या स्टैंडर्ड सेट करना है। तो जब किसी भी फार्मूले में कोई नई क्वांटिटी आ रही हो तो नई क्वांटिटी का स्टैंडर्ड हम इस तरह सेट कर सकते हैं ताकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए। कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो? 1। तो अपनी मर्जी से हम उसका स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को हम इतना सा लें, इतना सा लें या इतना सा लें। अपनी मर्जी से इस तरह सेट करेंगे ताकि K की वैल्यू क्या हो जाए? 1। तो हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हमें K की वैल्यू क्या मिलती है? 1। तो हमारे पास जब K की वैल्यू फॉर 1 यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? FB इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहां से देखो B तो हमारे पास आ गया, साइन थीटा भी आ गया। बताओ मैक्सिमम फोर्स कब होगी? रॉड मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? गुड, जब रॉड परपेंडिकुलर हो। तो मैं कहूंगा एट थीटा इज इक्वल टू 90, FB विल बी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू ILB। अब यहां से B को डिफाइन करो। B क्या है? B इज इक्वल टू FB डिवाइडेड बाय IL। इफ I is equal to 1 ampere, L is equal to 1 meter, magnitude of B will be equal to magnitude of force. अब it doesn't mean that magnetic field strength is a magnetic force. No, magnetic force is a force. Magnetic field strength is magnetic field strength. But this shows magnetic field strength is equal to force. Mean amount of magnetic field, how strong it is, that strength will be equal to the force that it exert to the other magnetic objects. को वो कितना स्ट्रांग है, कैसे पता चलेगा कि वो कितनी फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं? अगर फोर्स ज़्यादा लगाता है तो ज़्यादा स्ट्रांग है, फोर्स कम लगाता है तो कम स्ट्रांग। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ असल में मैग्नेटिक फील्ड की उस फोर्स को शो करती है जो फोर्स दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे लगती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के बराबर होगी। कब? जब ये फोर्स किसी 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर पे लगे, जब उसमें से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर। क्लियर? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू दी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 meter. You can say that having length 1 unit and current 1 unit or 1 ampere current is flowing through this rod. Clear? Mean कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी जो ये रॉड एक्सपीरियंस करेगा। जब इस रॉड की लेंथ कितनी हो? 1 मीटर, और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा हो? 1 यूनिट, लाइक 1 एम्पीयर। बट व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ दिस रॉड एट दैट टाइम? रॉड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज it will carry, L will carry sin theta. क्लियर? तो ये आपने B को डिफाइन कर लिया कि B will equal to the magnetic force experienced by a current carrying rod having 1 unit length through which 1 unit current is passing, which is held perpendicular to the applied or external field. क्लियर? अब अगली बात है इसके यूनिट क्या होंगे। देखिए इसका यूनिट क्या होंगे। यहां से अगर देखो आप तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दैट इज इक्वल टू टेस्ला, बिकॉज टेस्ला ने ही इस सारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर वर्क किया हुआ है। ठीक है, अब ये टेस्ला है जी,
अब हम डिफाइन करेंगे एक टेस्ला कितना है, क्या उस पूरे साइंटिस्ट जितने एक टेस्ला है, या फिर कोई स्पेसिफिक अमाउंट है एक टेस्ला की। तो एक टेस्ला को हम डिफाइन करेंगे कि एक टेस्ला हम कितनी सी अमाउंट को कहेंगे। तो डिफाइन कर लेते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर। 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आएगा 1। इट मीन टेस्ला इज एक टेस्ला उस वक्त होगा। अब यहां से डिफाइन कर लो 1 टेस्ला किसके इक्वल है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू दी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। द फील्ड वेल पोजेस स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला। कोई मैग्नेटिक फील्ड एक टेस्ला जितनी स्ट्रेंथ पोजेस करेगा इफ इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on a rod, current carrying rod of 1 meter through which 1 ampere current is passing, which is held perpendicular to magnetic field। अगर हमने रॉड को मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर, अगर वो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितनी फोर्स 1 न्यूटन, तो तब स्ट्रेंथ होगी 1 टेस्ला। अगर वो 2 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे 2 टेस्ला, 3 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे तो 3 टेस्ला। क्लियर? अच्छा, ये आपके पास आ गया कि 1 टेस्ला में कितनी सी अमाउंट को मानेंगे। तो 1 टेस्ला क्या हो गया कि 1 टेस्ला 1 न्यूटन फोर्स के इक्वल है, जो 1 मीटर का रॉड जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है वो एक्सपीरियंस करता। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास टेस्ला। अच्छा, इसके दूसरे यूनिट में ये बात याद रखना, कंफ्यूज ना होना। एक हमारे पास क्या यूनिट आया बी का, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। दूसरा क्या आया टेस्ला। एक और भी है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि ये एरिया है आपके पास, ये क्या है एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये एरिया दोनों आपस में लिंक्ड है, या ये सब मिले इस एरिया ने कितने मैग्नेटिक फील्ड को इनक्लोज किया है, ये उसके फ्लक्स को शो कर। तो फ्लक्स क्या होता है, ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो फील्ड लाइंस और उस एरिया के मिलने से बनती है जिस एरिया के साथ वो फील्ड लाइन लिंक्ड है। क्लियर? मीन फ्लक्स हमने कैसे पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एरिया ए। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब यूनिट क्या है सेम। ठीक है? तो इसलिए आपको अगर वैल्यूज़ दी हुई हों मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम में, आप कहोगे ये मैग्नेटिक फील्ड में भी किसी और यूनिट में है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्स। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर इंटरप्रिटेशन, कि फोर्स कितनी लगेगी, बट किस डायरेक्शन में लगेगी अभी हमने नहीं बताया। आप फोर्स की डायरेक्शन बता दें। वेक्टर नोटेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। क्या वेक्टर नोटेशन मैग्नेटिक फोर्स की कैसी होगी? देखो, फोर्स हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे आई, आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ये आई ना। क्लियर? लेकिन यहां मुझे ये बताओ कि करंट तो चलो ठीक है रॉड में से फ्लो करता है, बट जो लेंथ है, लेंथ मीन का रॉड की शॉर्टेस्ट है, लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइप, तो लेंथ को हम वेक्टर कंसीडर कर सकते। तो लेंथ
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, यहाँ क्या होंगे, वेक्टर। क्या है, वेक्टर। लेंथ मीन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है रॉड की लेंथ, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एल और बी दोनों क्या है यहाँ, वेक्टर। अब देखो कि मैं ये कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ये बी है इस डायरेक्शन और रॉड एल है इस डायरेक्शन। क्लियर। अब अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, एल साइन ऑफ थीटा, और ये क्या आएगा, एल काज ऑफ। बट एल काज थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगी, फोर्स किस पे लगेगी। अब बताओ एल साइन और बी आपस में क्या है, दोनों परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये तो प्रोडक्ट है ना, आई एल बी साइन थीटा। इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन ऑफ थीटा को लादा से लिख लो। अब देखो B और L साइन थीटा, B और L साइन थीटा दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस। तो फिर वेक्टर रोटेशन में फोर्स क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू आई, B और L दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। I इज इक्वल टू L, I इंटू L क्रॉस B क्या होगी, L क्रॉस B। अब L क्रॉस B मीन L और B दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस हमेशा। अब L क्रॉस B, F इज इक्वल टू आई इंटू L क्रॉस B। L क्रॉस B से भी आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते, राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते, वो भी मैं बताता हूँ। L क्रॉस B लेंथ इसकी किधर है, ये अभी डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है ना, चार्जेस, ये करंट मूव कर, ये आ गई इसकी लेंथ, ये आ गया इसका फील्ड, लाइक ये आ गई इसकी लेंथ, ये आ गया फील्ड। तो ये आ गई लेंथ, लाइक लेंथ हमने यूं रखी हुई है ना, तो ये आ गया फील्ड। एल क्रॉस बी करने, एल क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने राइट हैंड रूल पढ़ा है, एल क्रॉस बी के पहले वेक्टर को दूसरी की तरफ रोटेट करो, थंब आपको डायरेक्शन है, एल क्रॉस बी, थंब किधर है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, फोर्स इधर लगे। एल ये है, बी ये है, तो एल क्रॉस बी टूवर्ड्स राइट। क्लियर। अगर करंट इधर मूव करे तो तब क्या होगा, तब केस उलट जाएगा। अब करंट इधर है तो एल क्रॉस बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर। अब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। अब दूसरा क्या रूल है फोर्स निकालने का, राइट हैंड रूल एक और भी है। हाँ देखो उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड रूल है, लेकिन ये राइट हैंड रूल में एक और आपको बताता हूँ बिल्कुल इजी, कि आप इसको, ये आपकी बुक में मेंशन है, आप इसको अपने हैंड को इस तरह रखें बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन एडजस्ट कैसे करना है। फिंगर्स आपकी किस डायरेक्शन में हो, लाइंस, फिंगर्स शो कर रही लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइंस की डायरेक्शन में फिंगर को रखें और करंट की डायरेक्शन में थंब, करंट की डायरेक्शन में थंब, करंट की डायरेक्शन। तो पाम पे जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा फोर्स हमेशा जो आपकी ये हथेली है इसके परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, इससे बाहर। क्लियर। अब यहाँ ये देख लो क्या फील्ड किधर है, बाहर, तो फील्ड ये आ गया बाहर, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर, तो ये देखो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर, फील्ड किधर है, बाहर, तो पाम के परपेंडिकुलर फोर्स लगी, फोर्स किधर लगी, आउटवर्ड इधर। अगर करंट अब इधर आ रहा है नीचे, करंट किधर आ रहा है नीचे,
फील्ड किधर है, बाहर, फोर्स किधर लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको पता चल गई, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की मैग्नीट्यूड, और एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, फोर्स क्यों लगी, ये बात याद रखना, फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से, दोनों फील्ड की आपस में, चूंकि ये फील्ड फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स नहीं है, इसलिए ये हमेशा फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से लगती है। लाइक इस तरह फील्ड इंटरेक्ट होकर कैंसिल हुए, इस तरह फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से स्ट्रेंथन हुए, तो स्ट्रेंथन से वीकर फील्ड की तरफ फोर्स लगी। लाइक हायर फील्ड ने पुश किया ऑब्जेक्ट को वीकर फील्ड की तरफ। क्लियर? अच्छा, तो आज के लिए काफ़ी है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर